हेलो फ्रेंड्स। आज से केंद्रीय विद्यालय संगठन में क्लास 2 से लेके क्लास 9 तक क्लासेस सेकेंड टू नाइन्थ ऑफलाइन एडमिशन फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं। हर उस केंद्रीय विद्यालय में जहां इन क्लासेस में वैकेंसी है, सीट्स अभी भी वैकेंट है, वहां आप इन फॉर्म्स को स्कूल से लेकर या फिर केवीएस की वेबसाइट से या फिर उस पर्टिकुलर केंद्रीय विद्यालय की वेबसाइट से डाउनलोड करके फिल करेंगे। तो ऐसे में कुछ चीज़ें ऐसी है जो पेरेंट्स के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक है। वो वेल एक्वेंटेड नहीं है कि आखिर उन्हें उन डिटेल्स में भरना क्या है। तो यहाँ इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उन्हीं सभी चीज़ों के बारे में जो इस फॉर्म में दी गई है, ताकि आप इजीली स्मूथली बिना किसी प्रॉब्लम के इस फॉर्म को भरें एंड स्कूल में सबमिट कर सके। आज के टाइम में हर केवी ने अलग अलग रखा हुआ है कि उन्हें ये फॉर्म किस तरह से चाहिए। कुछ केवीज ऑनलाइन मंगवा रही है अपनी ईमेल पर और कुछ मंगवा रही हैं ऑफलाइन स्कूल में। तो इस वीडियो में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे सारी फॉर्म की प्रोसेस के बारे में और साथ ही साथ आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं अपने बच्चे के एडमिशन के लिए। तो ये फॉर्म हमने डाउनलोड किया है केंद्रीय विद्यालय संगठन की वेबसाइट से, जिसमें सबसे पहले केंद्रीय विद्यालय और उसके बाद उसका संभाग। संभाग यानी जो रीजन है, जैसे कि दिल्ली रीजन है, गुड़गांव रीजन है, जयपुर रीजन है, इस तरह से रीजन भरे जाएंगे, ये भरेंगे। साथ ही साथ आप राइट साइड में पेस्ट लेटेस्ट फोटोग्राफ ऑफ चाइल्ड, बच्चे की एक रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको जो है वो पेस्ट करनी है। विद्यार्थी का पूरा नाम, बच्चे का पूरा नाम आप लिखेंगे, जो उसके रिकॉर्ड्स में चल रहा है, पिछले डॉक्यूमेंट्स में चल रहा है या प्रीवियस स्कूल में चल रहा है, वो पूरा नेम आप लिखेंगे इन कैपिटल लेटर्स। नेम को कैपिटल लेटर्स में इसलिए लिखवाया जाता है ताकि जो इंग्लिश है उसकी रनिंग हैंडराइटिंग में किसी तरह की कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो बच्चे का नेम आप कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे। साथ ही साथ वो मेल या फीमेल बच्चा है या बच्ची है, इसको आप टिक करेंगे। थर्ड जेंडर का प्रोविज़न भी यहाँ दिया हुआ है, तो आप जो भी रेलेवेंट होगा उस बॉक्स को टिक मार्क करेंगे। जन्म तिथि जो है वो फिगर्स में डे, मंथ एंड ईयर, DDMM YYYY इस फॉर्मेट में आपको बच्चे की डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। एक वीडियो में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि बच्चे की डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग एलिजिबिलिटी क्या है, और इस वीडियो के एंड में भी मैं आपको बता दूंगी। और उसी डेट ऑफ बर्थ को फिर आप शब्दों में लिख देंगे। और इसके साथ साथ 31/3/2020, ये फॉर्म थोड़ा सा पुराना अपडेट किया हुआ है, 31/3/2021 तक होगा यहाँ। यानी कि 2021 तक जो है वो बच्चे ने कितनी डेट ऑफ बर्थ अपनी कंप्लीट कर ली है, सॉरी कितने एज जो है वो कंप्लीट कर ली है, यानी कि बच्चा 5 साल का या 6 साल का है और कितने मंथ्स का हो गया है, इस पर्टिकुलर डेट को 31/3/2021 के अकॉर्डिंग बच्चा कितने साल, कितने महीने और कितने दिनों का हो चुका है, इसी लिखेंगे। बच्चे का रक्त समूह यानी उसका ब्लड ग्रुप, ये एक रिपोर्ट भी आपको लगानी होती है जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। ज़रूरी इसलिए कि कल को किसी तरह की मिस हैपनिंग बच्चे के साथ हो तो स्कूल को ये पता हो कि बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या है। इमीडिएटली अगर वो पेरेंट को कांटेक्ट नहीं कर पाते तो भी वो बच्चे के ब्लड ग्रुप को जानते हो। बच्चे की संबंधित श्रेणी, अभी संबंधित श्रेणी में आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, कई बार पेरेंट्स मिस कर जाते हैं। जनरल, ST, SC, OBC, क्रीमिलियर एंड OBC नॉन क्रीमिलियर, ये हम सभी को पता है। उसके बाद EWS, जनरल है अगर वो तो EWS में है तो टिक कर देंगे, नहीं है तो नहीं टिक करेंगे। BPL किसी भी कैटेगरी में हो सकते हैं तो BPL हो गया। एंड देन डिफरेंटली एबल्ड, डिफरेंटली एबल्ड का मतलब कि आपका बच्चा फिजिकली हैंडीकैप्ड है, ये किसी भी कास्ट कैटेगरी का बच्चा हो सकता है, तो ये अलग से आपको टिक करना होगा। एंड साथ में है सिंगल गर्ल चाइल्ड, इस बच्ची के लिए, जो बच्ची सिंगल गर्ल चाइल्ड है, मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में डाला है सिंगल गर्ल चाइल्ड के पूरे जो प्रोविज़न रहता है वो, तो वो आप पर्टिकुलर कैटेगरी टिक करेंगे। सिंगल गर्ल चाइल्ड अगर आपकी बच्ची है, चाहे आप एडमिशन नॉर्मल कैटेगरी में ले रहे हो तो भी सिंगल गर्ल चाइल्ड को ज़रूर मेंशन करें और BPL को ज़रूर मेंशन करें। यहाँ फ़ी कंसेशन मिलता है आपको, तो इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान दें। साथ साथ आप सर्टिफिकेट अटैच करेंगे। आधार कार्ड नंबर भी बच्चे का चाहिए हमें। आधार कार्ड नंबर इनकेस नहीं है तो आप इसे बनवा लें। अभी नीचे जो डिटेल है वो एडमिशन के लिए बहुत ज़्यादा क्रूशियल होती है, क्योंकि पेरेंट की जो कैटेगरी होती है, माता पिता का विवरण, डिटेल्स ऑफ मदर और फादर, ये बच्चे के एडमिशन को डिसाइड करता है। एक तरफ लेफ्ट साइड में मदर की डिटेल्स है, राइट साइड में फादर की, तो आप दोनों की डिटेल्स भरेंगे। सबसे पहले नेम, जो आपके रिकॉर्ड्स में और बच्चे के रिकॉर्ड्स में चल रहा है, इसे फुल नेम भरें कैपिटल लेटर्स में, ताकि आगे जाके किसी तरह की कन्फ्यूजन ना रहे।
राष्ट्रीयता नेशनैलिटी मेनली इंडियंस है, उसके अलावा अगर किसी तरह की और है तो आप बता सकते हैं। व्यवसाय यानी ऑक्यूपेशन, मदर क्या करती है, फादर क्या करते हैं, लिखेंगे। इन केस वर्किंग है दोनों या दोनों में से कोई भी एक, तो कार्यालय का पूरा नाम, पता व दूरभाष, यानी ऑफिस का नेम, एड्रेस एंड जो मोबाइल नंबर या लैंडलाइन नंबर है वो लिखेंगे। मदर के रेफरेंस है तो मदर में, और अगर मदर हाउसवाइफ है तो फादर के एरिया में आप लिखेंगे। पूर्ण आवासीय पता व दूरभाष, यहाँ आप अपना परमानेंट एड्रेस नहीं लिखेंगे। जैसे कोई लोग यूपी से, बिहार से या फिर राजस्थान से बिलोंग कर रहे हैं और किसी और स्टेट में रह रहे हैं तो अक्सर वो लिख देते हैं। नहीं, आपको वो नहीं लिखना। आप उस पर्टिकुलर सिटी में कहाँ रह रहे हैं ये आपको लिखना है, जहाँ का एड्रेस प्रूफ आप देने वाले हैं। सपोज आप दिल्ली में एडमिशन करवा रहे हैं, राजस्थान में एड्रेस दे रहे हैं राजस्थान का, तो वो एडमिशन दिल्ली में कंसिडर ही नहीं किया जाएगा। आप दिल्ली का ही एड्रेस भरेंगे जहाँ आप रह रहे हैं। विद्यालय से दूरी किलोमीटर में कितनी है, कितने किलोमीटर दूर आपका रेजिडेंस है, क्योंकि नियरेस्ट को ज़्यादा प्रेफरेंस होती है, वो लिखेंगे। मूल वेतन वर्किंग पेरेंट के लिए, वर्किंग मदर या वर्किंग फादर के लिए, उनका बेसिक पे क्या रहेगी। पिछले 7 ईयर्स में जो ट्रांसफर्स हुए हैं अगर गवर्नमेंट जॉब है तो, क्योंकि पहली प्रेफरेंस गवर्नमेंट जॉब को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, फिर स्टेट गवर्नमेंट की प्रेफरेंसेस रहती है, और उनमें भी उन लोगों को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है जिनके ट्रांसफर्स ज़्यादा हुए हैं लास्ट 7 ईयर्स में, क्योंकि आपकी ट्रांसफ़र की फ्रीक्वेंसी दिखाती है कि आपके बच्चे को केंद्रीय विद्यालय की ज़रूरत है, आप एक ट्रांसफरेबल जॉब में हैं। कर्मचारी कोड उन लोगों का होता है जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ या ऑटोनोमस एम्प्लॉयज़ हैं, और पेरेंट अपनी ईमेल आईडी जरूर लिखे। हाँ, एक चीज़ छूटी बीच में, माता पिता की सेवा श्रेणी। सेवा श्रेणी क्या होती है, सेवा श्रेणी होती है कि अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो कैटेगरी 1 हो गई है। अगर मदर मानो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई और फादर स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो आप कोशिश करें कि जो मेन चीज़ें देखी जाती है वो है कैटेगरी 1 की, तो आप मदर के अकॉर्डिंग एडमिशन लें, और अगर फादर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो उनके अकॉर्डिंग एडमिशन लें। जिस कैटेगरी में आपको प्रेफरेंस मिलती है आप उसी कैटेगरी के अंडर अप्लाई करें। तो माता पिता की सेवा श्रेणी, सेंट्रल गवर्नमेंट फर्स्ट कैटेगरी होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी ऑटोनोमस बॉडीज़ होती है वो सेकंड कैटेगरी में आ जाती है, जैसे कि बैंक, पीएसयूज वगैरह जो होते हैं। थर्ड कैटेगरी बनती है स्टेट गवर्नमेंट की, और फोर्थ कैटेगरी होती है स्टेट गवर्नमेंट की ऑटोनोमस बॉडी, जैसे कि डिस्कॉम्स वगैरह होते हैं ये सब, और फिफ्थ होती है प्राइवेट कैटेगरी के पेरेंट्स। तो अपनी आप जो भी आपकी कैटेगरी बन रही है केंद्रीय विद्यालय के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग उसे भरें, और जो ज़्यादा प्रेफरेंस में है मदर या फादर में से उनकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग एडमिशन के लिए अप्लाई करें। कर्मचारी कोड भरेंगे, ईमेल आईडी भरेंगे। आई सर्टिफाइड दैट द अबव एंट्रीज आर ट्रू टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, यहाँ डेट अलॉन्ग विद पेरेंट सिग्नेचर, आपने इसे वेरीफाई किया, आपका फर्स्ट पेज डिटेल्स जो है वो पूरी हो गई। ये फ्रेंड्स देखिए एक बेसिक डिटेल्स थी बच्चे की और साथ ही साथ उसके माता पिता की। अभी आपको सेवा प्रमाण पत्र भर के देना होता है अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट में या स्टेट गवर्नमेंट में हैं। ये कुछ खास नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक तरह का ये डिक्लेरेशन है। आपके ऑफिस हेड जो होते हैं, कार्यालय अध्यक्ष, वो इस चीज़ को वेरीफाई कर देते हैं कि जो मिसेज और मिस्टर नेम आपका आएगा, डेजिग्नेशन आपकी आएगी, इज वर्किंग इज रेगुलर एम्प्लॉय इन द ऑफिस और मिनिस्ट्री ऑफ, आपके ऑफिस का नेम आ जाएगा। अगर आप मिनिस्ट्री में काम करें तो मिनिस्ट्री का नेम आ जाएगा। बाकी वो बता देंगे कि आप रेगुलर एम्प्लॉई हो डिफेंस सर्विसेज के, आईटीबीपी के, सीआरपीएफ, बीएसएफ, एनएसजी, एसपीजी, सीआईएसएफ, एसएसबी, असम राइफल्स, सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑटोनोमस बॉडी, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, फुली फाइनेंस्ड, पार्शियली फाइनेंस्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ये आप जहाँ भी है उसको टिक मार्क कर दिया जाएगा। एंड हीज और हर सर्विसेज आर नॉन ट्रांसफरेबल और ट्रांसफरेबल एनीवेयर इन इंडिया। कुछ सर्विसेज नॉन ट्रांसफरेबल होती है और कुछ ट्रांसफरेबल होती है, वो अकॉर्डिंग टू जो आपका टाइप है उस पर सेलेक्ट करके अपने नेम, डेजिग्नेशन एंड ऑफिस सील के साथ सिग्नेचर करेंगे, डेट एंड प्लेस लिखेंगे और अपने ऑफिस का पूरा पता और मोबाइल नंबर लिखेंगे। सेम यही चीज़ें जो है वो नेक्स्ट कैटेगरी स्टेट गवर्नमेंट की बनती है, तो स्टेट गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग हो जाएगा और ये स्टेट की भरा जाएगा। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई है या फिर स्टेट सेंटर की ऑटोनोमस बॉडी से कैटेगरी 1 और 2 में आते हैं तो आप ऊपर वाला भरेंगे, और अगर कैटेगरी 3 और 4 में आते हैं यानी स्टेट गवर्नमेंट या स्टेट की ऑटोनोमस बॉडी, तो आप इसे भरेंगे, ऊपर वाला खाली छोड़ेंगे। सेम वही चीज़। अब ये जो मैंने आपको बताया कि स्थानांतरण प्रमाण पत्र यानी लास्ट 7 ईयर्स के ट्रांसफ़र पर आपकी प्रेफरेंसेस डिसाइड होती है, तो ये भी आपके ऑफिस से ही वेरीफाई होकर आता है कि आपके लास्ट 7 ईयर्स में जो है वो इतने इतने ट्रांसफ़र हुए। आपके ऑफिस यूनिट के नेम होता है, जगह है, रैंक और डेजिग्नेशन है, कब से कब तक आप रहे वहाँ, उस पर्टिकुलर स्टेशन पर आप कितने टाइम तक रहे,
और ऑर्डर नंबर क्या था जिसके थ्रू आपने वहाँ से मूव किया। ये आपके सिग्नेचर हो जाएंगे, यहाँ पेरेंट के सिग्नेचर जिसका ट्रांसफ़र हो रहा है 7 ईयर्स में, लास्ट 7 ईयर्स में, और यहाँ काउंटर साइन होगा। सेम आपके कह देने भर से कुछ नहीं होगा, बल्कि आपके ऑफिस हेड जो है इस पर काउंटर साइन करके देंगे कि हाँ वास्तव में जो इन्होंने लिखा है 7 ईयर्स के ट्रांसफ़र के बारे में वो बिल्कुल सच है। तो सेम ऐसा हो जाएगा। कार्यालय अध्यक्ष के जो हस्ताक्षर है वो आ जाएंगे, नेम डेट प्लेस सब कुछ आएगा, एड्रेस आ जाएगा। और अभी ट्रांसफ़र के लिए एक चीज़ होती है कि आपके जो ट्रांसफ़र उतने ही ट्रांसफ़र काउंट होंगे जिनमें मिनिमम आप किसी पर्टिकुलर स्टेशन पर 6 महीने के लिए मिनिमम स्टे कर रहे हैं। तो ये डिटेल आप तभी भरेंगे जब आपके ट्रांसफ़र्स हैं। इन केस आपके ट्रांसफ़र नहीं है तो आप इन्हें निल कर देंगे, नॉट एप्लीकेबल कर देंगे। प्राइवेट कैटेगरी पेरेंट के लिए सिर्फ फर्स्ट पेज होता है, सेकंड और थर्ड पेज में उनकी कोई डिटेल्स नहीं होती है। फोर्थ पेज होता है डाइड इन हार्नेस सर्टिफिकेट उन सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए जिनकी डेथ जो है वो सर्विस के दौरान हो गई थी, और उनके बच्चों के लिए जो स्पेशल रिजर्वेशन होता है उसमें अप्लाई करने के लिए। तो वो भी उसी पर्टिकुलर ऑफिस जहाँ वो पेरेंट काम करते थे और काम करने के दौरान, सेवा के दौरान उनकी डेथ हो गई, वहाँ के ऑफिस हेड इसे लिखकर देंगे। अब लास्ट है क्राइटेरिया फॉर एज फॉर एडमिशन इन डिफरेंट क्लासेस फॉर सेशन 21-22। अभी के अकॉर्डिंग देखें तो अलग अलग क्लासेस में आपके बच्चे की डेट ऑफ बर्थ जो है वो कहाँ से कहाँ तक की होनी चाहिए। तो फर्स्ट क्लास के लिए 1 अप्रैल 2014 से लेकर 1 अप्रैल 2016 के बीच की डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। सेम वे एक एक साल बढ़ता जाएगा, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ और नाइन्थ। सपोज आपके बच्चे का एडमिशन आप 7th क्लास में करवाना चाहते हैं तो 1 अप्रैल 2008 से 1 अप्रैल 2010 के बीच में उस बच्चे की डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। अभी डॉक्यूमेंट्स जो हैं क्या चाहिए इस फॉर्म के साथ अटैच करने के लिए, चाहे आप इसे हार्ड कॉपी में जमा करवा रहे हैं, चाहे आप मेल के थ्रू भेज रहे हैं स्कैन करके। तो डॉक्यूमेंट्स फोटो कॉपीज टू बी अटैच्ड 1 to 9, और ओरिजिनल आप कब दिखाएंगे, एट द टाइम ऑफ एडमिशन। यहाँ क्या है, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट। सबसे पहले बच्चे का डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए। दूसरा प्रूफ ऑफ रेजिडेंस कि आप उस केवी के आसपास रहते हैं। साथ ही साथ थर्ड है डिक्लेरेशन दैट रेजिडेंस इज विद इन रेडियस ऑफ 8 किलोमीटर फ्रॉम स्कूल, कि स्कूल के 8 किलोमीटर के एरिया के अंडर आपका रेजिडेंस आता है। इसकी पेरेंट एक सेल्फ डिक्लेरेशन देंगे, अटेस्टेड कहीं से नहीं करवाना, आपका सेल्फ डिक्लेयर्ड होगा कि आप स्कूल के 8 किलोमीटर के अंडर आते हैं। कास्ट सर्टिफिकेट फॉर SC, ST, OBC या EWS इन द नेम ऑफ चाइल्ड विद इन 3 months आप देंगे। ST, SC, EWS और OBC के लिए ये पेरेंट के नेम पर होता है, और 3 महीने के अंदर, एडमिशन होने के 3 महीने के अंदर आपको बच्चे के नेम से जमा करना होता है। आधार कार्ड ऑफ स्टूडेंट एंड पेरेंट्स, स्टूडेंट और पेरेंट्स के लिए आधार कार्ड जो होता है वो भी आप देंगे। ब्लड ग्रुप सर्टिफिकेट देंगे एंड ग्रेड कार्ड ऑफ लास्ट क्लास। अगर आप सेकंड से लेकर 9th तक कहीं एडमिशन करवा रहे हैं, फर्स्ट में फ्रेश एडमिशन होता है, सेकंड टू 9th में जब आप एडमिशन करवा रहे हैं तो पिछली क्लास का रिपोर्ट कार्ड रहेगा। TC ओरिजिनल फॉर्म में होगी, लेकिन ये एडमिशन के टाइम में, रजिस्ट्रेशन के टाइम में नहीं, और साथ ही साथ बच्चे की फ़ोटो। और अब यहाँ एक चीज़ कही गई जो बहुत ज़्यादा ध्यान रखने वाली है कि अगर आप एडमिशन चाह रहे हैं 9th क्लास में तो एक स्क्रीनिंग टेस्ट कंडक्ट होगा, यानी कि एक टेस्ट होगा बच्चे के एडमिशन का, जिसकी डेट और मोड जो है आपको बाद में बता दिया जाएगा स्कूल के द्वारा। और 8th लेवल का CBSE पैटर्न का मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, साइंस एंड सोशल साइंस के सब्जेक्ट्स में ये टेस्ट होगा। टेस्ट सिर्फ जो है वो क्वालिफाइंग नेचर का होगा, मेरिट नहीं। उन सभी बच्चे जिन्होंने टेस्ट को क्वालिफाई किया, उन सभी बच्चों की एडमिशन में पेरेंट की प्रायोरिटी कैटेगरी को ध्यान रखा जाएगा। ऐसा नहीं है कि एक बच्चे ने 20 नंबर लिए और एक ने 19, लेकिन हम यहाँ 20 नंबर वाले को प्रेफर नहीं करेंगे, बल्कि क्या होगा, 19 मार्क्स वाला भी अगर पेरेंट की प्रायोरिटी कैटेगरी में ऊपर है तो उसे कंसिडर पहले किया जाएगा। तो ये एडमिशन के फॉर्म से रिलेटेड फॉर्मेलिटीज़ थी, साथ में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं उनकी पूरी डिटेल्स थी। तो आई होप इस वीडियो की हेल्प से आप लोग अपने एडमिशन फॉर्म को फिल करके बिफोर ड्यू डेट जो कि 15th अप्रैल है, उससे पहले पहले आप स्कूल में सबमिट करके ऑनलाइन या ऑफलाइन जो भी मोड आपको दिया गया है, और आप अपने बच्चे का एडमिशन सिक्योर कर पाएंगे। सो आई होप पेरेंट्स दिस विल वर्क फॉर यू। थैंक यू।